वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से मैं आपको वीडियो अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का तीसरा वीडियो है, ठीक है। फिजिक्स का 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स, जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और ये तीसरा वीडियो है और ये सभी प्रश्न को फ्रेंड्स मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दे रहा हूँ धीरे धीरे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम सभी को पता है, गूगल में जाकर करके जीके मास्टर माइंड वहाँ पर सर्च करिए फ्रेंड्स, तो आपका होम पेज आ जाएगा। उस पर जा करके जो मॉक टेस्ट है उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ साथ में जो लाइव क्लास लेते हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो ये देखिए फिजिक्स का तीसरा है फ्रेंड्स और ये आपका बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आता हूँ फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का पहला सवाल देखते हैं, गेस करते चलिएगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। पहला सवाल है, प्राश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम सीटी बजाकर उत्पन्न किसने किया था? पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करिए क्या होगा, न्यूटन, गाल्टन, फैराडे या हर्ट्ज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गाल्टन ने। प्राश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम सीटी बजाकर गाल्टन ने उत्पन्न किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का नाम आप लोग सुनेंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का जो पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का प्रयोग सभी को पता है फ्रेंड्स कि पानी के अंदर जो भी वस्तु रहता है उसकी स्पष्ट दूरी, एग्जैक्ट दूरी पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है फ्रेंड्स कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र आपको हाइड्रोफोन कहलाता है। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोफोन। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। ये भी जीके है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ा देंगे तो क्या होगा? क्या ये 664 मीटर प्रति सेकेंड दुगना हो जाएगा या वही रहेगा, या तो फिर 166 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि देखिए ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका जो ध्वनि का चाल है ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ध्वनि का चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ता है और घटाने से घटता है, लेकिन प्रेशर, दाब का है जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 है, जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से यहाँ पर प्रवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है? अच्छा सवाल है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति है जो अपरिवर्तित रहता है। जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से परिवर्तित होती है तो इसका आवृत्ति है जो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो, आयतन कम हो या आयतन अधिक हो? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, अधिक हो, तभी सुनाई देती है। ऐसे फ्रेंड्स प्रतिध्वनि, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने का जो दूरी है 17 मीटर है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। कितना? तो कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। अगले सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, डॉपलर प्रभाव पे। ये जो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी है वो डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 आपका है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? देखिए सभी ये जो 10वीं क्लास का फिजिक्स के है फ्रेंड्स चैप्टर से लिया गया है, सिलेबस के पे ही आधारित है, तो ये सब सभी का इसका एक बार रिविजन करते चलिएगा। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी डॉपलर इफेक्ट पे ही है।
रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा? ये देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सभी तरह का क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस धातु में है जो क्या है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। और निर्वात में क्या होता है फ्रेंड्स? तो निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है, ठीक है। निर्वात में बिल्कुल नहीं होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल आपका है, ध्वनि तरंगे अपनी मार्ग में रुकावट आने पर, ध्वनि तरंगे अपनी मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती है? मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है या लौट जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दिमाग लगा के इसका जवाब गेस करें क्या होगा। तो जब ध्वनि तरंगे के मार्ग में रुकावट आती है तो क्या होता है? लौट जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा, लौट जाती है। अगला सवाल 11 नंबर सवाल आपका, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका, गेस करें, अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका अनुदैर्ध्य तरंग का है जो ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 आपका है, एक सोनार, यहाँ सोनार होगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक सोनार में मौजूद उपकरण, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा था सोनार, ठीक है। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो सोनार में क्या लगा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर इसमें लगा होता है सोनार में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर सवाल को देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास में पढ़ना है फ्रेंड्स। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव होता है किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण होगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव देखे होंगे, जैसे कोई घर है फ्रेंड्स, उसमें एक छोटी सी खिड़की है, तो जो धूप से जब धूप उसके अंदर प्रवेश करते तो देखिए उसमें बहुत सारा कण है जो वायु में तैरता हुआ नजर आता है, ठीक है, वही टिंडल प्रभाव है। ये जंगल में भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव करते हैं। तो देखिए प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है कि नहीं? जब कोई रूम है उसमें एक छोटी सी खिड़की से प्रकाश जब गुजरती है तो देखिए उसका मार्ग दिखाई पड़ता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, टिंडल प्रभाव जो प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। 14 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? ठीक है, अधिकतम किस में होती है? ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिकतम किस में होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। निर्वात में है जो प्रकाश की गति यानी चाल होता है जो सर्वाधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होती है? तो देख ले, क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और इसलिए प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, निर्वात में सबसे अधिक होता है। 15 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? गेस करें, आइंस्टीन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फैराडे के द्वारा? आप लोग गेस भी करते चलेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा गेस कर लिए होंगे। तो 15 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लांक के द्वारा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा दिया गया था। सवाल नंबर 16 को देखिए कि किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है? किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? ठीक है, तो कौन सा रंग का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग का विचलन कोण है जो सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रयोग ही आपको सिग्नल के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 16 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी? इसमें दो प्रश्न बन रहा है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ठीक है। तो यह कैसे पता चलता है? तो पहले भी बताया हूं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का ध्रुवीकरण। प्रकाश की एक अनुप्रस्थ तरंग है जब है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो प्रकाश का ध्रुवीकरण से ही पता चलता है कि जो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। 17 नंबर 18 नंबर सवाल को देखिए। ओलो रोमर, जिनका पूरा नाम है ओलो रोमर, ने पहली बार प्रकाश की गति को कब मापा था? देखिए प्रकाश की गति, दो सवाल बन रहा है इसमें भी कि प्रकाश की गति को
पहली बार किसने मापा था? तो ओलो रोमर ने मापा था। और ये कब मापा था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1676 ईस्वी में मापा था। कब? 1676 ईस्वी में। अगला सवाल को लेते हैं 19 नंबर सवाल को देखें। 19 नंबर सवाल है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना एवं वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखे होंगे फ्रेंड्स, इसमें आप आकलन भी किए होंगे कि जब सूर्य उगने वाला रहता है तो 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, और डूबने वाला रहता है फ्रेंड्स तो भी 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है। तो ऐसा किसके कारण से होता है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए। स्ट्रीट लाइट, जो गली की पीली लाइट होती है, में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है गली की पीली लाइट में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप लोग फटाफट गेस भी करते चलिएगा। अगला है, हाँ फिर सवाल नंबर 21 को देखिए। 21 नंबर सवाल है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा? 21 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी गति में क्या होता है? कम हो जाती है। इसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? इसकी गति कम हो जाती है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 22 को देखिए। 22, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 देखिए। सवाल नंबर 22 है आपका, सीवी रमन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में है, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। बी में है, वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनका जन्म 1828, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, 1888 होगा। उनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। और डी में है, 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कह रहा सीवी रमन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये कथन है जो आपका गलत है। बाकी ये तीनों पॉइंट है जो याद रखिएगा कि सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज करने के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में। किस लिए? तो रमन इफेक्ट के लिए। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। और उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1954 में। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए बहुत सारा जीके बना, सभी को याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी फ्रेंड्स, बार बार रिपीट होता है ये। 23 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है जो बादल का रंग कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है। 24 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या अनंत होती है? तो सवाल नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो आपका धनात्मक होती है। सवाल नंबर 25 को देखिए। 25 नंबर सवाल है, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो देखिए वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ जो सैलून होता है जिसमें हजामती जो हजामत बनाता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दांत के चिकित्सक और कान के चिकित्सक भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा। इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, वो फार्मूला को भी बताता हूँ और सिद्ध करके बताता हूँ फ्रेंड्स कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है उसका, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 और बटा कितना होता है? 9 होता है। इस फार्मूला है। अब इसको देखिए इस तरह से इसको सोल्व करिए। C/5 होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मान पुट करिए C/5। तो देखिए सेल्सियस में कितना लेते हैं? सेल्सियस में मान लिया हम लोग लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, अब बटा कितना था? 5 था, इक्वल टू कितना था? F माइनस 32 और बटा कितना? 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? इसमें से गुना करिए तो कितना हो जाएगा? ये आपका 5F इक्वल 5F माइनस गुना करिए 5 दूना का कितना हो गया? 10 और 5 या 15 1 16 160। ये 9 से इसमें करेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए 5F बराबर -60
इक्वल टू 0 हो गया, तो 160 को इधर ले जाएगा तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5f बराबर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब f बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बटा f गुना में तो यहाँ आ जाएगा 5 आएगा, काटिए 5 तिया के 15 और 5 दूनी 32 आ गया ना। कहने का मतलब प्रूफ हो गया फ्रेंड्स कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस है जो किसके बराबर होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, c बटा कितना 5 इक्वल टू f माइनस 32/9 होता है। ठीक है, अब अगर कोई भी पूछे फ्रेंड्स कितना भी डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसी पे निकल जाएगा, या तो फ़ारेनहाइट का अगर बदलना है सेल्सियस में तो भी निकल जाएगा। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में रहेगा तो यहाँ पर मान पुट करिएगा, और अगर जो फ़ारेनहाइट से रहेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर करिएगा, फ़ारेनहाइट का मान तो सेल्सियस का निकल जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ सवाल था 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया है फ्रेंड्स आपका, c बटा 5 इक्वल टू f माइनस 32/9, यह फार्मूला याद रखना है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, 27 नंबर सवाल की पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। हिमांक मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स, आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी कि जमने का। तो कितना सेल्सियस में तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस कितना का बराबर होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 27 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 32 डिग्री सेल्सियस होगा, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो, और सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत ही फेमस सवाल है। तो पानी का जो डेंसिटी अधिक कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 29 देखिए, सवाल नंबर 29 आपका है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पे आपका यह है जो समान पठन दर्शाएगा। 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से देख लें कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 30 को देखिए। 30 नंबर सवाल, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर जो सेल्सियस को केल्विन में बदलना है फ्रेंड्स, तो उसमें कितना 273 हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो केल्विन में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 78 है ना, तो 78 में आपको कितना जोड़ना है, तो 273 जोड़ देना है। ठीक है, तो केल्विन में हो जाएगा। तो 8 3 11 के 1, 7 7 14 1 15 के 5, और कितना हो गया फ्रेंड्स 2 1 3, यानी 351 केल्विन हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा। तो ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मान लिया जाए पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पर कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना है 273 आप जोड़ दीजिएगा तो केल्विन में निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कितना हो जाएगा, तो 373 हो जाएगा। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। चलिए अगला सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका सेल्सियस में 273 जोड़ने पर केल्विन का मान प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल को देते हैं कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। अभी हमने देखा फ्रेंड्स वही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा इसमें 273। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। 31 का 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल है, बर्फ का गलनांक बिंदु है किसमें, केल्विन में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा राइट आंसर 32 का, तो बर्फ का सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का गलनांक बिंदु, और हिमांक भी होता है। और केल्विन में पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, तो 0 में 273 जोड़िएगा कितना आएगा, 273 ही आएगा। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए। 33 नंबर सवाल है, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है तो विद्युत का सुचालक किसके कारण से बनता है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी तार में विद्युत प्रवाहित होता है तो किसका प्रभाव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 34 देखिए। सवाल नंबर 34 आपका है कि पानी का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो सेल्सियस में पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको निकाल कर भी दे सकते हैं, जैसे अभी फार्मूला बताया, c/5 इक्वल टू कितना, f माइनस 32 बटा कितना 9 होता है। आप यहाँ पर देखिए 100 सेल्सियस का 100 यहाँ पुट करिएगा फ्रेंड्स, तो f बराबर हल करिएगा तो कितना आ जाएगा 212। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा।
तो याद रखिएगा पानी का क्वथनांक यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 35 नंबर सवाल को देखें, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होगा। केल्विन पैमाने पर क्या होगा, तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर 35 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी मैंने बताया था क्योंकि सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री होता है क्वथनांक बिंदु, तो इसमें 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, तो 373 हो जाएगा। तो याद रखिए पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। और पानी का क्वथनांक अगर जो फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 212 डिग्री हो जाएगा, और सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए, जल का वाष्पीकरण होता है। तो देखिए जल का जो वाष्पीकरण होता है फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है, कोई लिमिट टेम्परेचर तापमान नहीं होता है, ये समस्त तापमान पर होता है। ऑप्शन नंबर डी, कहा है ना आपका 2 डिग्री सेल्सियस हो, 1 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, यानी कम से कम तापमान पर भी वाष्पीकरण होता है, इसका कोई निक्स नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जल का वाष्पीकरण समस्त तापमानों पर होता है। सवाल नंबर 37 को देखिए, 37 नंबर सवाल, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहता है, किसके कारण। तो देखिए गर्मी का भी दिन है फ्रेंड्स, मिट्टी के बर्तन में जो रखा जल होता है ठंडा रहता है, वो वाष्पीकरण के कारण होता है ना, वाष्पन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, 38 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखिए, 39 नंबर सवाल है, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पक्का पूछा जा रहा है आजकल। तो देखिए ऊष्मागतिकी के किस नियम से के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम से जाना जाता है, ठीक है, प्रथम नियम से जाना जाता है 39 का। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल आपका है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। एंट्रोपी को परिभाषित करता है, तो एंट्रोपी क्या है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, देख लेते हैं एंट्रोपी क्या है। तो देखिए उस ऊर्जा का परिमाण जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती, उसे वो क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। अब इसका सवाल क्या है कि ऊष्मागतिकी के कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम है जो इसको परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये 40 प्रश्न था जो आपका फिजिक्स से था, ये तीसरा वीडियो था। इसी तरह से सिलेबस के अनुसार मैं क्वेश्चन टाइप करके आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। और जो लाइव क्लास लेता हूँ उसका मॉक टेस्ट देखने के लिए फ्रेंड्स, सभी को देखने के लिए आप गूगल में जाएं, जीके मास्टरमाइंड, ठीक है, जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपका मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर आपका सिलेबस भी मिलेगा और लाइव क्लास का मॉक टेस्ट जो पढ़ाता हूँ उसका क्वेश्चन भी मिलेगा फ्रेंड्स। और ये आपका फिजिक्स का जो मैं अभी चैप्टर के अनुसार से बता रहा हूँ, इसका भी आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।